डियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलरा। काज होता है वाइब्रो कोलरा बैक्टीरिया की वजह से। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, फिर उसके बाद एटियोलॉजी देखेंगे, किस वजह से, किस बैक्टीरिया की वजह से काज होता है वो बैक्टीरिया है वाइब्रो कोलरा बैक्टीरिया। एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, कौन से सोर्स हैं जहाँ से वो ग्रोथ करता है और इंटर होता है। पैथोजेनेसिस, मुंह के किस पार्ट से या किस जगह से इंटर होता है और किस जगह पे जाके अटैक करता है। क्लिनिकल फाइंडिंग, साइन एंड सिम्टम। इन्वेस्टिगेशन, डिग्नोज करेंगे। कॉम्प्लिकेशन, क्या पेचीदगियाँ हैं। डिफरेंशियल डिग्नोसिस, कौन सी अदर डिजीज़ है जो सेम डिजीज़ काज करती हैं। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। अब हम देखते हैं कोलरा या कोलरा बैक्टीरिया भी इसे कहते हैं, इसको वाइब्रो कोलरा भी कहते हैं या वाइब्रो कोलरा बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। कोलरा इज एन एक्यूट डिहाइड्रेटिंग डायरियल डिजीज caused by the gram negative organism is called वाइब्रो कोलरा। ये जो वाइब्रो कोलरा है क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग कार्य करता है। किस वजह से, डायरिया की वजह से। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर लॉस होता है पेचस में तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। किस वजह से, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है जिसे कहते हैं वाइब्रो कोलरा। ओके, वाइब्रो कोलरा इज ग्राम नेगेटिव बैसिलस। जो ग्राम नेगेटिव होता है उसकी जो सेल वॉल बनी हुई होती है लाइपोपोलीसेकेराइड की, और जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसकी सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये बात याद रखनी है। वाइब्रो कोलरा इज कोमा और कर्व्ड शेप्ड बैक्टीरिया, ये आप देख लें। ओके, वाइब्रो कोलरा इज फैकल्टेटिव एनारोबिक, मतलब कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी और ऑक्सीजन की एब्सेंट दोनों में ग्रोथ कर सकता है, डिजीज काज कर सकता है। ओके, वाइब्रो कोलरा इज कैप्सूल, मतलब कि वाइब्रो कोलरा में कैप्सूल है और साथ सेल वॉल भी है और भी मटेरियल है, वन बाय वन हम आगे पढ़ेंगे। और ग्राम नेगेटिव। ओके, वाइब्रो कोलरा इज करेक्टराइज्ड बाय, ये जो करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, बेसिकली ये सिम्टम की बुनियाद, जैसे जिस तरह सिम्टम होते हैं सेम ही वही करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये मेन होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। वाइटरी डायरिया, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग। ओके, नंबर 2 काजेज, एटियोलॉजी। कोलरा इज काज बाई वाइब्रो कोलरा बैक्टीरिया। ओके, इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव, इसकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई है लाइपोपोलीसेकेराइड की। ओके, इट्स कर्व शेड और कोमा बैक्टीरिया। नंबर 3 एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं हम एज। वाइब्रो कोलरा मोस्टली अफेक्ट अंडर द एज ऑफ 5 ईयर एंड आल्सो अडल्ट। ये जो ज़्यादातर अफेक्ट करता है वो बच्चे जो 5 साल की एज से कम हो या अडल्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। ट्रांसमिशन कौन सी है, फीकल ओरल रूट। याद रखनी है, ट्रांसमिशन में हम 2 चीज़ें देखेंगे। नंबर 1 रूट ऑफ ट्रांसमिशन, नंबर 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन। रूट ऑफ ट्रांसमिशन है इसकी फीकल ओरल रूट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा पाथ है जहाँ ये वो पाथ इस्तेमाल करके डिजीज़ काज करेगा, वो है JIT, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाके डिजीज़ काज करेगा। रिजर्वायर, ह्यूमन आर द ओनली नोन नेचुरल होस्ट। होस्ट कहते हैं जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया जाके रहे। अगर मुझे बैक्टीरिया हो गया है और मेरे अंदर है तो मैं होस्ट हूँ। ओके, स्प्रेड, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन सोर्स ऑफ स्प्रेड। गंदा खाना खाना जिसमें मक्खियाँ शक्कियाँ बैठी और इस तरह की, और वहाँ जाके ये बैक्टीरिया इंटर होने के चांसेस है। और वाटर सप्लाईज, ये गंदा नालियों का पानी बीच में मिल जाए आपके साफ पानी में जिसमें ये वाइब्रो कोलरा हो तो वो भी डिजीज़ का कर सकता है, और वो जो पानी जो पिएगा उससे वो डिजीज़ होने के चांसेस हैं। सीज़न, नो स्पेसिफिक सीज़न। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड इज़ शॉर्ट, यूजली 6 आवर्स to 5 आवर्स। डेज, एवरेज 2 to 3 डेज। ओके, ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना, जब बैक्टीरिया इंटर हुआ है और सिम्टम जाहिर होने से पहले पहले का जो दुरानी है, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। डन। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रो कोलरा। पहले हम देखते हैं वाइब्रो। वाइब्रो को डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप में, वाइब्रो कोलरा एंड अदर वाइब्रो कोलरा सब स्पीशीज। पहले हम देखते हैं वाइब्रो कोलरा। हम जानते हैं कि वाइब्रो कोलरा क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैंने बताया था कि वो किससे मिलकर बना होता है, लाइपोपोलीसेकेराइड से। इसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ओ पॉलीसेकेराइड होती है, कोर पॉलीसेकेराइड होती है और लिपिड ए एंडोटॉक्सिन होता है। ठीक है, ये जो लाइपोपोलीसेकेराइड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिससे मिलकर बना होता है, कैन प्रोड्यूस ए पावरफुल इन्फ्लेमेशन रिएक्शन। ओके, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। हमने पढ़ा है ओ पॉलीसेकेराइड, किस में, लिपोपोलीसेकेराइड में। लिपोपोलीसेकेराइड
जिससे मिलके बना होता है ओ पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जो ओ पॉलीसेकेराइड है ना कैन सब डिवाइडेड वाइब्रा इनटू मैनी सीरो ग्रुप्स। ये बहुत सारे सीरो ग्रुप में डिवाइड है, सब ग्रुप में डिवाइड है या सीरो वर्स में डिवाइड है। ओके हो गया। पहले हम देखते हैं इसमें जो ओ पॉलीसेकेराइड है, देयर आर ओवर 140 सब ग्रुप ऑफ वाइब्रो कोलरा। ये जो ओ पॉलीसेकेराइड है ये 140 ग्रुप में वाइब्रो कोलरा को डिवाइड करता है। ओनली O1 एंड O139 ठीक है प्रोड्यूस कोलरा टॉक्सिन दैट कॉज डिजीज। ओके, सिर्फ ये दो डिजीज करते हैं O1 एंड O139 या O139। ओके, आगे हम देखते हैं कि O1 वाइब्रो कोलरा को 2 बायोटाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 क्लासिकल, नंबर 2 ELTAR या ELTAR। ओके, आगे हम देखते हैं कि वाइब्रो कोलरा O1 को 3 सीरोटाइप में भी डिवाइड किया गया है, इनाबा में, हिकोजिमा में, ओगाबा में। आगे हम देखते हैं कि ये सब डिवीजन है। इसके बाद 7 पेंडेमिक ऑफ कोलरा सिंस 1817 में देखे गए हैं। ओके, जिसमें पेंडेमिक 6 जो है वो क्लासिकली बायोटाइप है और पेंडेमिक 7 है एल्टार बायोटाइप है और अभी भी कंटिन्यू है। ओके, नंबर 3 पैथोफिजियोलॉजी। हम जानते हैं ये जो बैक्टीरिया है वाइब्रो कोलरा जो डिजीज काज करता है कोलरा, ये माउथ के थ्रू इंटर होता है। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है फीकल ओरल रूट। जैसे ही ये माउथ के थ्रू इंटर होगा जाएगा एसोफेगस से पास होकर स्टमक में ये स्टमक की एसिडिटी इसे अफेक्ट नहीं करती, वहाँ इसमें ये सलाहियत है, क्वालिटी है कि वहाँ सर्वाइव कर ले। उसके बाद जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये एपिथेलियल सेल के ऊपर जाके बैठ जाता है। अब क्या होता है हम जानते हैं म्यूकोसा है उसकी 3 लेयर हैं, एपिथेलियम, लेमना प्रोप्रिया, मस्कुलरस म्यूकोसा। ये जो वाइब्रो कोलरा है ये एपिथेलियल सेल के ऊपर बैठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही ये वाइब्रो कोलरा के पास 2 तरह के सब यूनिट हैं, ए सब यूनिट और बी सब यूनिट। जो ए है वो एक्टिव सब यूनिट है जो टॉक्सिन काज करके जिसमें जहर होती है जो डिजीज काज करेगा, और बी सब यूनिट जो होता है बाइंडिंग सब यूनिट है जो किसी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग में हेल्प करेगा। हम जानते हैं कि वाइब्रो कोलरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं कोलेरेजियन टॉक्सिन। ओके, कंसिस्ट ऑफ ए सब यूनिट एंड बी सब यूनिट। ए इज एक्टिव सब यूनिट, बी इज बाइंडिंग सब यूनिट। जैसे ही बैक्टीरिया आके एपिथेलियल सेल के साथ अटैच हुआ है वहाँ एक रिसेप्टर प्रेजेंट था जिसे कहते हैं गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर या GM1 रिसेप्टर। ओके, इसने क्या किया है बाइंड हो गया है किससे, बी सब यूनिट से। ठीक है, ए सब यूनिट अंदर इंटर हो गया है साइटोसोल के अंदर, सेल के एपिथेलियल सेल के अंदर हो गया है। ठीक है, साइटोसोल का मतलब है फ्लूइड इनसाइड द सेल, साइटो मीन सेल, सोल मीन फ्लूइड। ओके, ए सब यूनिट टॉक्सिन है वाइब्रो कोलरा का, ये इनसाइड हुआ सेल के अंदर जाके जी रिसेप्टर प्रोटीन के साथ अटैच हुआ है। जी रिसेप्टर प्रोटीन मूव कर रही है, ये देखें एडिनाइलेट साइक्लेज की तरफ, और ओवर एक्टिव या हाइपर एक्टिव कर दिया है एडिनाइलेज साइक्लेज को। इसने क्या किया, जैसे ही ओवर एक्टिव हुआ है जो ए सब यूनिट था इसने क्या किया है एडिनाइलेट साइक्लेज की मदद से एटीपी की ब्रेक डाउन कर दिया है। जैसे ही एडिनाइलेज साइक्लेज ने एटीपी की ब्रेक डाउन की है साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन हुई है, प्रोडक्शन हुई है। साइक्लिक एएमपी ने क्या किया है प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया है, प्रोटीन काइनेज ए ने क्या किया है फास्फोरिलेशन किया है। फास्फोरिलेशन का मतलब है कि फास्फेट का एक्टिवेट होना। जैसे ही फास्फेट एक्टिवेट हुआ है क्लोराइड चैनल को ओपन कर दिया है जिसे कहते हैं CFTR। इसका एब्रीवेशन है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। जैसे ही ये क्लोराइड चैनल ओपन हुआ है जो क्लोराइड्स आयन थे ये आप देखें सेल से बाहर आए हैं। जैसे ही ये सेल से बाहर आए हैं साथ वाटर भी सेल से बाहर आया है, रिजल्टिंग क्या हुआ है लॉस ऑफ वाटर एंड आयन फ्रॉम सेल। आगे हम देखते हैं द वाटर, जो वाटर था इफ्लेक्स हुआ है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द गट। ल्यूमेन कहते हैं ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी ये जो नालियाँ हैं जिसमें फूड शूड आ रही थी इसी को गट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आ गया है, रिजल्टिंग इसके नतीजे में क्या हुआ है वाटरी डायरिया हुआ है क्योंकि वाटर बाहर आ गया है।
और क्या हो गया, ये जो क्लोराइड सेल के अंदर थे ये सेल से बाहर आ गए। जैसे सेल से बाहर गए तो क्या हुआ है, रिजल्टिंग डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, ओके। याद रखना है, जैसे ही लॉस ऑफ वाटर एंड आयन लूज होंगे, क्लोराइड आयन सेल से बाहर आएंगे, गट में आएंगे, ल्यूमेन में आएंगे और वहां से बॉडी के थ्रू, फिजिक्स के थ्रू एक्सक्रीट होंगे और डिहाइड्रेशन होगा। याद रखना, इस दौरान न्यूट्रोफिल और रेड ब्लड सेल बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे, ये बात याद रखनी है। ठीक है, क्या जाएगा, हमारे जो क्लोराइड आयन थे वो और इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ उसके साथ हैं और वाटर, ठीक है, लूज होगा जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ये बात याद रखनी है। सेकेंड टॉक्सिन जो वाइब्रो कोलरा ने प्रोड्यूस किया है वो है जोनिला अक्लूडेंस टॉक्सिन। इसने क्या किया है, जोनिला अक्लूडेंस जो जंक्शन था दो सेल के दरमियान, उसको क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है, इंटीग्रेट किया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सोडियम और वाटर का लॉस हुआ है। जैसे ही सोडियम और वाटर का और क्लोराइड आयन का लॉस हुआ है, फिर क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, इलेक्ट्रोलाइस इम्बैलेंस हुआ है। ठीक है, और डायरिया हुआ है। नंबर थर्ड पे वाइब्रो कोलरा ने जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है उसे कहते हैं एसेसरी कोलरा एंटीरोटॉक्सिन ACE। इसकी भी वजह से क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलाइस इम्बैलेंस हुआ है, क्या हुआ है, डायरिया हुआ है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हुई है। ओके, एक दफ़ा हम वाइब्रो कोलरा की पैथोफिजियोलॉजी रिपीट करते हैं। वाइब्रो कोलरा फिकर और रूट के थ्रू एंट्री मारेगा, एसोफेगस से स्टमक में जाएगा, स्टमक से जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट पे जाएगा, इंटेस्टाइनल मिकोसा पे जाएगा। ठीक है, वहाँ ये क्या करेगा, कोलरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। हम जानते हैं कि कोलरा टॉक्सिन जो है इट हैज़ मल्टीपल सब यूनिट, B सब यूनिट एंड A सब यूनिट कोलरा टॉक्सिन। ये जो कोलरा टॉक्सिन कहाँ अटैच हुआ है, GM1 गैंग्लियो साइड पे अटैच हुआ है। वहाँ इसने क्या किया है, वहाँ से इसने A जो सब यूनिट था वो अंदर इंडोसाइड किया है, इंट्री मारी है। ठीक है, वहाँ हम जानते हैं कि एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं G प्रोटीन। ओके, वहाँ ये क्या करेगा, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है, उसके साथ अटैच होगा और मूव किस तरफ करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज की तरफ। ठीक है, और ये क्या करेगा, एडिनाइलेज एक्टिव को एक्टिव करेगा। एडिनाइलेज साइक्लिक क्या करेगा, साइक्लिक AMP प्रोड्यूस करेगा, इसको ओपन करेगा, लेकिन उसके बाद ये ऑफ हो जाता है साइक्लिक AMP प्रोड्यूस करने के बाद। ठीक है, लेकिन ये जो है A सब यूनिट को ऑफ नहीं होने देगा और साइक्लिक AMP प्रोड्यूस करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, जिसके नतीजे में हाइपर एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लिक एंजाइम हो जाएगा, क्योंकि हाइपर एक्टिवेट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज कर रहा है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, AMP साइक्लिक AMP और ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। देन ये जो साइक्लिक AMP है ये एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज को। ठीक है, जैसे प्रोटीन काइनेज एक्टिव होगी ये ओपन कर देगी CFTR चैनल को, जिसकी वजह से क्लोराइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएंगे और साथ वाटर भी लूज होगा और सोडियम की भी एक्सक्रीशन होगी। ओके, नंबर 5 क्लिनिकली फाइंडिंग साइन एंड सिम्टम। इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड उस दौरानिया को कहते हैं जब बैक्टीरिया हमारे माउथ के थ्रू इंटर होता है और सिम्टम जाहिर होने से पहले तक जो वो अमल हमारी बॉडी में करता है उसको कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड इज 1 to 3 days। ओके, रेंज इज सेवरल हार्स टू 5 डे। इसकी रेंज कहाँ तक मेजर की जाती है, कितना इसको फर्ज किया जाता है, कई घंटे से 5 दिन तक। ओके, नंबर 1 वाइब्रो कोलरा हैव माइल्ड डिजीज। ये एक माइल्ड डिजीज है विद 1 to 2% डेवलपिंग नंबर 1 सीवर डायरिया मेन सिम्टम। पेशेंट विद वोमिटिंग दैट रैपिड लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक उसको कहते हैं जब हाइपोमीन लो, विलेमिक मीन फ्लूइड, जब फ्लूइड लो हो जाए तो उस दौरान बॉडी क्या होती है, डगमगाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब है देयर इज टू मच एसिड इन द ब्लड और नॉट एनफ बेस। या तो एसिड की प्रोडक्शन ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए या बेस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ये किस वजह से होता है, अगर बाइकार्बोनेट HCO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट बेस है, जब बेस की प्रोडक्शन कम हो जाए तो क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। ओके, ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब HCO3 की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। नंबर 3 पे हम देखते हैं डायरिया कैन प्रोग्रेस टू पेनलेस पर्जिंग ऑफ परफ्यूज राइस वाटरी स्टूल सस्पेक्टेड फ्लैक ऑफ म्यूकस विद ए फिशी स्मेल विच इज हॉलमार्क ऑफ द डिजीज। इसमें ये भी कहता है कि डायरिया की वजह से क्या होता है, राइस वाटरी स्टूल होता है जिसकी वजह से हम
देख सकते हैं कि राइस वाटर स्टूल में क्या होगी, फिशी स्मेल होगी। ये खतरनाक डिजीज है। अब जो इसमें सिम्टम रिपीट करता है, जो मेन सिम्टम था 1 पे था डायरिया हो गया है, नंबर 2 पे वोमिटिंग, नंबर 3 पे क्या है राइस वाटर स्टूल, नंबर 4 पे फिशी स्मेल। नंबर 4 वोमिटिंग में बी प्रोजेक्टाइल एंड इज नॉट अकम्पनाइड बाय नोजिया। इसका मतलब है कि वोमिटिंग की शिरकत हो सकती है, प्रोजेक्टाइल मतलब शिरकत, लेकिन नोजिया इसकी वजह से इसका साथी नहीं बन सकता, कंबिनाइड बाय साथी। ओके, नंबर 5 में देखते हैं विद इन 2 to 3 आवर्स मैसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस होगा। मैसिव कहते हैं बड़े पैमाने पर। ओके, लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, सोडियम कैल्शियम पोटाशियम मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट है। रिजल्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग डिहाइड्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन हो गई है तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया है, फ्लूइड लॉस हो गया और डिहाइड्रेशन हो गई है। डिहाइड्रेशन के सिम्टम देखें, सनकिज आई, ये जो आप देख रहे हैं सनकिज आई, डिप्रेस्ड फंटिनल, ये जो आप देख रहे हैं ये फंटिनल बोन्स ये है डिप्रेस हुई पड़ी हैं। लॉस स्किन टुर्गर, ये जो आप स्किन देख रहे हैं ना, ये क्या हो गया, टुर्गर हो गया, देख लें। ओके, एक्सट्रीम थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, एंड डिमिनिश्ड यूरिन आउटपुट, और जो यूरिन आउटपुट की कमी हो जाएगी क्योंकि वाटर तो लॉस हो गया है। आगे हम देखते हैं विद मार्क्स वीकनेस एंड कोलैप्स, और कुछ ये डिहाइड्रेशन की वजह से कोलैप्स होंगी। क्या चीज़ कोलैप्स होगी, कोल्ड क्लेमी स्किन, ये जो आप देख रहे हैं कोल्ड क्लेमी स्किन है। टेकीकार्डिया, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। प्रीफरल साइनोसिस, प्रीफरल कहते हैं किनारे, साइनोसिस कहते हैं ब्लू कलर ऑफ द स्किन, ये जो आप फिंगर देख रहे हैं किनारों से रेड हो गई है। ओके, नंबर 6 इफ फ्लूइड थेरेपी इज नॉट इनिशिएटेड रीनल फेलियर विद यूरेमिया विल अकर एंड डेथ रैपिडली ऑनसेट। अगर हम फ्लूइड थेरेपी नहीं देंगे, वो जो डिहाइड्रेशन है उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या देना है, फ्लूइड थेरेपी देनी है। फ्लूइड थेरेपी में क्या चीज देंगे, रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन देंगे। अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा, रीनल फेलियर होगा। रीनल फेलियर की वजह से क्या होगा, यूरीमिया होगा। यूरीमिया का मतलब है कि जो यूरिया आपके किडनी के थ्रू फिल्टर हो के एक्सक्रीट हो रहा था, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये आपके ब्लड में शामिल हो जाएगा। ठीक है, यूरीमिया लेवल इंक्रीज इन ब्लड विल अकर एंड डेथ हो सकती है। द इलनेस लॉस 1 to 7 डे, ये जो बीमारी है 1 से 7 दिन तक है के दौरान ये जो बीमारी शो हुई है। एंड इज शॉर्टेंड बाय अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी, ये हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, बाद में हम एंटीबायोटिक थेरेपी देके। ओके, अब हम इन सब सिम्टम को वाइंड अप करते हैं, साइन एंड सिम्टम देखते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड हमने पढ़ा है 1 to 3 डेज है। डायरिया प्लस वोमिटिंग होती है। ठीक है, राइस वाटर स्टूल इन कोलरा, कोलरा में राइस वाटर स्टूल होता है, ये आप देख लें। फिशी स्मेल होती है, ठीक है, राइस वाटर स्टूल की वजह से। विद इन 2 to 3 आवर्स ड्यू टू कोलरा, कोलरा की वजह से हमने देखा कि क्या होता है, मैसिव लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा। डिहाइड्रेशन की वजह से होगा सनकीज आइज हो जाएंगी, ये देखिए आप सनकीज आइज है। लॉस ऑफ स्किन टर्गर, ये स्किन की जो है ना शक्ति वो खो जाएगी। स्किन को आप ऊपर खींचेंगे तो आसानी से ऊपर आ जाएगी, इसे टर्गरी कहते हैं, स्किन की शक्ति का खत्म हो जाना। ठीक है, स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाना। एक्सट्रीम थर्स्ट, हमने देखा बहुत ज्यादा प्यास लगती है। लेस यूरिन आउटपुट, हम देखते हैं कि यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया है। कोल्ड क्लमी स्किन का मतलब है नमी आ जाना, मॉइस्चर हो जाना और पेल हो जाना। और टेकीकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट, हार्ट बीट बढ़ जाती है। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कोलरा ग्रेविस। कोलरा ग्रेविस में हम देखते हैं कि सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन एक सीवियर हद तक पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन होगी 500 मिलीलीटर टू 1000 मिलीलीटर इन हॉर्स। ओके, आईज ड्राई हो जाएंगी, टीयर एब्सेंस हो जाएंगे। ठीक है, लॉस ऑफ स्किन टर्गर, वही स्किन की जो शक्ति है वो खो जाएगी। ड्राई ओरल मिकोसा, ये जो आपकी जबान के होंठ हैं ये ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ब्लड प्रेशर फॉल होगा, पल्स नॉट बी पल्पेबल, हम पल्स को नहीं चेक कर सकते। ठीक है, आगे हम देखते हैं लॉस ऑफ स्किन टर्गर, स्किन की शक्ति खो जाएगी। टेकीकार्डिया हो जाएगा, जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाएगी। और हाइपोटेंशन, जैसे कि हमने पढ़ा है, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ओके, नंबर 6 हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डिग्नोज करेंगे किस बेस पे, फिजिकली एग्जामिनेशन की बुनियाद पे, साइन एंड सिम्टम की बुनियाद पे। ठीक है, फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें हम देखेंगे डायरिया प्लस वोमिटिंग थी जो कुछ दिन रहती है, सनकेज आई है, ड्राई माउथ है। ओके, ये हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा है। जो मेन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो है गोल्ड स्टैंडर्ड डिग्नोसिस। इसको हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल आइसोलेशन ऑफ वाइब्रो कोलरा। ओके, ये हम टेस्ट करते हैं तो
किस चीज़ के थ्रू? ये अगार टेस्ट है, ये है थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल साल्ट सक्रोस अगार, इसे कहते हैं TCBS। ओके, आगे हम करेंगे स्टूल माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम कर सकते हैं स्टूल कल्चर टेस्ट भी कर सकते हैं। आगे जो हम कर सकते हैं PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, इसमें बैक्टीरिया का DNA डिटेक्ट करते हैं। सीरोलॉजिकल ब्लड एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, ह्यूमन की बॉडी ह्यूमन में होती है, एंटीजन बैक्टीरिया का होता है। ओके, आगे हम देख सकते हैं स्टूल कल्चर टेस्ट, ठीक है, ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स में हम देखेंगे एसिडोसिस, एसिडोसिस में हमने देखा क्या राइस वाटर स्टूल होगा। हाइपोक्लोरीमिया लो क्लोराइड इन ब्लड, हाइपोनेट्रीमिया लो सोडियम इन ब्लड, हाइपोग्लाइसीमिया लो ब्लड शुगर। ओके, ये हम चेक करके बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 7 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लिथार्जी, सुस्ती, सीजर, दौरे पड़ना, अल्टर कॉन्शियसनेस, शऊर की तरह वापस आना, समझने लग जाना, फीवर, हाइपोग्लाइसीमिया, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड डेथ, मौत हो सकती है। एक्यूट रीनल फेलियर ड्यू टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, हमने पढ़ा है रीनल फेलियर भी हो सकती है। हाइपोक्लीमिया, हाइपोक्लीमिया का मतलब है कि लो लेवल ऑफ पोटाशियम एंड एसिडोसिस, हमने पढ़ा है कि जो राइस वाटर स्टूल की वजह से एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है, pH मोर देन 7। हाइपोक्लीमिया एंड रिदमिया, हाइपोक्लीमिया मीन लो लेवल ऑफ पोटाशियम और रिदमिया मीन अरेगुलर हार्ट बीट लीडिंग टू सडन डेथ, मौत का कॉज वजह बन सकती है। पैरालिटिकस इलियस, हमने पैरालिटिकस इलियस पढ़ा है, ठीक है, ये जो है स्मॉल और लार्ज मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का खिंचाव हो सकता है ड्यू टू हाइपोक्लीमिया, पोटाशियम की कमी की वजह से। ओके, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है ड्यू टू रैपिड फ्लूइड लॉस, हम फ्लूइड को जब ठीक कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा डोज देते हैं तो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा फ्लूइड हमारी बॉडी में आया तो सोजन हो सकती है लंग्स की। ओके, ट्रांसिया टेटनी हो सकता है ड्यू टू करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हम जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करते हैं ट्रांसिया टेटनी हो सकती है, ये एक नर्व होती है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है, ये उंगलियां जो है ये मुड़ सकती हैं। ओके, एक दफ़ा मेन कॉम्प्लिकेशन को रिपीट करते हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी याद कर लें। ओके, कोई 2 से 3 4। लिथार्जी मतलब कि सुस्ती, लैक ऑफ एनर्जी की वजह से हो सकती है। रीनल फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, फ्लूइड लॉस की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, ठीक है, और ये जो हाइपोक्लीमिया है ना, लॉस ऑफ पोटाशियम इन द ब्लड स्ट्रीम, और हाइपोग्लाइसीमिया, लॉस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। ओके, नंबर 8 डिफरेंशियल डिग्नोज, दूसरे बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई जो सेम तरह की वाइब्रो कोलरा की तरह के डिजीज सिम्टम काज करेंगे, इसे कहते हैं डिफरेंशियल डिग्नोज। डिफरेंशियल डिग्नोज में हम देखते हैं नंबर 1 है इंटीरोटोक्सिजेनिक इस्चेरिचिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है, और रोटा वायरस या सल्मोनेला और शिगिला, ये दोनों बैक्टीरिया हैं। ओके, सल्मोनेला और शिगिला। नंबर 9 पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में हम जानते हैं कि क्या हुआ है, डायरिया हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ था, डिहाइड्रेशन हुई थी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिहाइड्रेशन को रिकवर करना है। उसके लिए हम क्या देंगे, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS, ये जो आप पैकेट देख रहे हैं ना, ये पानी में डिप करके हिसाब से देना होता है, ठीक है, एक मिकदार में। सबसे पहले देंगे ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओके, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन गिवन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस 100 मिलीलीटर पर केजी इन 4 आवर्स, 4 घंटों में के अंदर अंदर 100 मिलीलीटर पर केजी के हिसाब से देना है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। वोमिटिंग इज नॉट ए कंट्रा इंडिकेशन टू ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, अगर वोमिटिंग आ रही है वो नुकसानदेह नहीं है, आप फिर भी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ले सकते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कैन गिवन एज मच पेशेंट कैन टेक, उतना दे जितना पेशेंट ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर सके, ठीक है। उसके बाद देंगे इंट्रावीनस सोल्यूशन, अगर बच्चा ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन नहीं पी सकता तो फिर इंट्रावीनस पे आ जाए। डेक्स्ट्रोसिलाइन 20 मिलीलीटर पर केजी, रिंगर लैक्टेट 20 मिलीलीटर पर केजी, इंट्रावीनस देंगे इन 10 to 20 मिनट के अंदर, और इसको रिपीट करेंगे इफ़ शॉक इज़ नॉट करेक्टेड, वो जो हाइपोवोलेमिक शॉक था, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, जैसे ही शॉक करेक्ट हो जाता है तो हम गिव 100 मिलीलीटर पर केजी रिंगर लैक्टेट एंड डेक्स्ट्रोसिलाइन इन 2 to 3 आवर्स एंड करेक्ट डिहाइड्रेशन, वो जो डिहाइड्रेशन होती है उसे करेक्ट करेंगे उस वक्त तक जब तक डायरिया रुक ना जाए और यूरिन स्टार्ट ना हो जाए। व्हेन यूरिन इज पास ऐड पोटाशियम क्लोराइड 2 मिलीलीटर इन 100 मिलीलीटर ऑफ रिंगर लैक्टेज एंड डेक्स्ट्रोसिलाइन। ओके, आगे देखते हैं जिंक सप्लीमेंट, स्टॉप वोमिट, जो हमें उल्टी हो रही थी ये उसको स्टॉप करेगी। नंबर 2 वेट गेन करेगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से वेट लूज हुआ था। रिड्यूस डिहाइड्रेशन ऑफ डायरिया, डायरिया को रिड्यूस करेगी। चाइल्ड यंगर देन 6 मंथ 10 मिलीग्राम, अगर बच्चा छोटा है 6 मंथ से छोटा है तो 10 मिलीग्राम। यंगर अल्डर देन 6 मंथ, अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो गिव 20 मिलीग्राम फॉर 2 वीक। ओके,
आगे हम पढ़ते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन मेडिसन का एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारी मेडिसन है। इन मेडिसन को इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं बहुत फॉर्म में। डॉक्सीसाइक्लिन 2 to 4 मिलीग्राम पर केजी, पीओ का मतलब है ओरली एज ए सिंगल डोज। सिप्रोफ्लैक्सासिन 20 मिलीग्राम पर केजी, पीओ का मतलब है ओरली एज ए सिंगल डोज। आगे हम देख सकते हैं एरिथ्रोमाइसिन 12.5 मिलीग्राम पर केजी, डोज 4 टाइम ए डे फॉर 3 डे, या हम इसको 500 मिलीग्राम डोज फॉर 3 डे भी दे सकते हैं। आगे अगर एरिथ्रोमाइसिन ना हो तो एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 20 मिलीग्राम पर केजी एज ए सिंगल डोज अप टू 1 ग्राम। ठीक है, या तो अप टू 1 ग्राम दें या 20 मिलीग्राम पर केजी एज ए सिंगल डोज के हिसाब से दें। ओके, डन। नंबर 10 पे देखते हैं प्रिवेंशन, कैसे हम बच सकते हैं वाइब्रो कोलरा से। ब्रेस्ट फीडिंग, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए। हैंड वॉश करके पिलाए। सेफ फूड, अच्छी खुराक खिलाए। वाटर सप्लाई, ये जो वाटर सप्लाई का इंतजाम देखना चाहिए, कोई गंदा पानी तो नहीं आ रहा जिसमें वाइब्रो कोलरा होने के चांसेस हैं। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सेवेज, इंतज़ाम अच्छे तरीके से किया जाए। वाटर एंड मिल्क मस्ट बी बॉयल। फूड प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लाइज, ये जो बेकरी का सामान है इसको कवर करके रखना चाहिए ताकि मक्खियों से बचा जा सके और वाइब्रो कोलरा बीमारी से भी बचा जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर शहजाद MBBS।